यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहला है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। देखिए इसमें ऑप्शन होगा पहला AA X0। देखिए इसमें ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब है ऑटोसोम। ऑटोसोम होता है। ए का मतलब क्या है, ऑटोसोम है। और X0 में X लिंग गुणसूत्र है और यहां पर भी X था क्योंकि स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। X की जगह पर 0 आ गया तो X0 एक कम हो गया। ये लिंग गुणसूत्र होता है। ये क्या है, X0 लिंग गुणसूत्र है। अब देखिए 44 ऑटोसोम होते हैं और प्लस 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या, 44 और प्लस X एक की जगह पर 0 हो गया, इसलिए कितना यहां पर बचा, केवल 45 गुणसूत्र बचे। तो टर्नर सिंड्रोम में केवल 45 गुणसूत्र होते हैं। देखिए लिंग गुणसूत्र जो 2 होते हैं XX, उसमें क्या हुआ, एक स्त्री लिंग गुणसूत्र कम हो गया है। एक स्त्री लिंग गुणसूत्र कम हो गया जिससे X0 बन गया है। तो AA X0 हो जाएगा। और ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनके स्तन कम विकसित होते हैं। स्तन कम विकसित होते हैं। ऐसी स्त्रियां हैं जिनके स्तन कम विकसित होते हैं। अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय अल्प विकसित होते हैं या कम विकसित होते हैं। तो इस तरीके की स्त्रियां होती हैं। स्त्रियों वाला विकार है एक तरह से कह लीजिए। फिर अगला है, उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। इसमें ऑप्शन से होगा पहला ट्रेपोनिमा पैलिडम। ट्रेपोनिमा पैलिडम जो होता है ये उपदंश उत्पन्न करता है और उपदंश को सिफिलिस कहा जाता है। सिफिलिस, जो सिफिलिस है यही उपदंश होता है। चाहे सिफिलिस कहा जाए चाहे उपदंश कहा जाए, एक ही बात होती है। अब आपको बता दें, जो उपदंश है, उपदंश जो है रोग, ये यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग होता है, यानी STD है। STD क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और ये किससे होता है, जो उपदंश है, तो ट्रेपोनिमा पैलिडम से या ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से या बैक्टीरिया से हो जाता है। और आपको बता दें इसमें होता क्या है, जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों की योनि में, योनि या वैजिना में छाले जैसे पड़ जाते हैं या लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। और जो पुरुष होते हैं, पुरुष के शिश्न पर, शिश्न कहो चाहे पेनिस कहो, शिश्न पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। और पूछा जाए किस चीज से लाभ होता है, तो पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन को लेने से लाभ होता है। ये एक एंटीबायोटिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। देखिए संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब इसमें कहा गया निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, कैंसर जो है ये संक्रामक रोग नहीं है, ये असंक्रामक रोग होता है। असंक्रामक रोग कैंसर। बाकी पीलिया, मलेरिया, हैजा ये सभी संक्रामक रोग होते हैं। आपको बता दें संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया, कवक यानी फंजाई, प्रोटोजोआ, कृमि आदि से फैलते हैं। यानी ऐसे रोग जो वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से, प्रोटोजोआ से, कृमि से फैलते हैं, वह संक्रामक रोग होते हैं। जबकि कैंसर कैसा है, असंक्रामक रोग होता है। तो ये जो पीलिया है, मलेरिया है, हैजा, ये संक्रामक रोग होते हैं। इसके अलावा अन्य संक्रामक रोगों की बात की जाए तो नजला होता है, ये भी संक्रामक रोग होता है। जो जुकाम है ये भी संक्रामक रोग होता है। जो फ्लू है ये भी संक्रामक रोग है। ऐसे ही गोनोरिया भी संक्रामक रोग होता है। सिफिलिस भी संक्रामक रोग होता है। और इसी तरह से याक्षमा है,
ये भी संक्रामक रोग होता है, तो ये सभी संक्रामक रोग होते हैं, जबकि कैंसर असंक्रामक रोग है। फिर अगला है मोनोक्लोनिकल प्रतिरक्षी के लिए हाइब्रिडोमा तकनीक की खोज की। इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा आंसर जॉर्ज कोहलर ने की थी, जॉर्ज कोहलर ने। और आपको बता दें ये है क्या वास्तव में, ये तकनीक कौन सी तकनीक होती है? तो यह बड़ी संख्या में समान एंटीबॉडी के उत्पादन की एक विधि है। एक बड़ी संख्या में समान एंटीबॉडी के उत्पादन की एक विधि है हाइब्रिडोमा तकनीक। तो इसकी खोज किसने की थी? तो जॉर्ज कोहलर ने की थी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है? जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पौधे के किस भाग से फल और बीज का निर्माण होता है? देखिए आधा नंबर का ये है और आधा नंबर का ये है। अब इसमें जो फल का निर्माण हो रहा है तो अंडाशय से होगा। फल का निर्माण कहां से हो? फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ये लिखेंगे। फल का निर्माण कहां से होगा? अंडाशय से होगा। और बीज का निर्माण, बीज कहां से बनते हैं? बीज का निर्माण बीजांड से, बीजांड या ओव्यूल से होता है। यानी फल ओवरी से बनता है और जो बीज होते हैं वो ओव्यूल से बनते हैं या बीजांड से बनते हैं, इतना लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुण संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप या फिर लक्षण प्रारूप बताइए। जो मेंडल ने द्विसंकर संकरण कराया था उस पे F2 पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप का अनुपात बताना है। तो देखिए इसमें 9:3:3:1 होगा। और अगर आप द्विसंकर संकरण अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भक्षकाणु या फैगोसाइट्स क्या होते हैं? भक्षकाणु या फैगोसाइट्स, तो आपको बता दें जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो हमारा रक्त होता है, जो खून होता है, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं या कणिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो उसमें से जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं या श्वेत रक्त कोशिका होती है, तो इन कोशिकाओं का एक भाग है, कोशिकाओं का भाग होता है भक्षकाणु या फैगोसाइट। किसका? श्वेत रक्त कोशिकाओं का। और ये करता क्या है? तो आक्रमणकारी आक्रमणकारी विषाणुओं या फिर टूटी फूटी कोशिकाओं या फिर अन्य मलबे को खत्म करता है, भक्षण कर लेता है, उनको खा डालता है, इसीलिए इसको भक्षकाणु या फैगोसाइट्स कहा जाता है। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें जैविक कारकों, बहुत ही आसान सी परिभाषा बता देते हैं, जैविक कारकों और उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा मानव के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर तैयार करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैविक कारकों और उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग के द्वारा मानव के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर तैयार करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस तरह से परिभाषा लिख देंगे। फिर अगला कि आयु का घंटी नुमा पिरामिड, ये जो क्वेश्चन है ये तो फिलहाल कोर्स में नहीं है, कोर्स से अभी हटा हुआ है कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी स्थिर आबादी को व्यक्त करता है। घंटी नुमा पिरामिड स्थिर आबादी को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, समयोजित तथा विषमयोजित से क्या तात्पर्य है? तो सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। हर एक जीव में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। यदि किसी जीन रूप में दोनों जीन समान हैं
यदि कोई जीन रूप है उसमें दोनों जीन समान है तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है, लेकिन अगर समान नहीं है उसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। मतलब क्या बताएंगे आप? समयुग्मजी में बताएंगे सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं, और यदि किसी जीन रूप में दोनों जीन समान हैं, यदि कोई जीन रूप है उसमें दोनों जीन समान है तो उसे समयुग्मजी, लेकिन अगर समान नहीं है तो उसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। अब जैसे में आप देखिए कैपिटल टी समयुग्मजी और कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजी बता सकते हैं, ऐसे ही कैपिटल डी समयुग्मजी और कैपिटल डी स्मॉल डी विषमयुग्मजी बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ग्राफियन पुटिका क्या है, अंडोत्सर्ग में इनकी क्या भूमिका होती है। देखिए अंडाशय में उपकला कोशिकाओं की एक विशेष संरचना होती है। कोशिकाओं की एक विशेष संरचना है। जो ग्राफियन पुटिका है ये अंडाशय के अंदर उपकला कोशिकाओं की एक विशेष संरचना है जहां अंडे का परिपक्वन होता है, जहां अंडे या ओवम का परिपक्वन होता है, मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है। ग्राफियन पुटिका में अंडाशय में उपकला कोशिकाओं की एक विशेष संरचना होती है, यहां पर अंडे का परिपक्वन होता है, और अंडोत्सर्ग के बाद, ये भी आप बता सकते हैं, अंडोत्सर्ग के बाद यानी अंडा के निकलने के बाद, तो अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। जब अंडा निकल जाता है तो अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफियन पुटिका होती है ये कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करना शुरू कर देती है। फिर अगला है जैविक खाद क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए जैविक खाद क्या है, ऐसी खाद जिसमें जैविक पदार्थ मिला होता है, ऐसी खाद जिसमें जैविक पदार्थ मिला होता है, जैसे जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे हैं, उनके अवशेष अगर मिले हैं तो वो जैविक खाद हो गई। यानी जंतुओं व वनस्पतियों से जो खाद बनती है उसे ही जैविक खाद कहा जाता है। जैसे कंपोस्ट की खाद है, केंचुआ खाद है, ये सब क्या होती हैं, जैविक खाद के उदाहरण होते हैं। फिर अगला है प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए। प्रकाश का पादपों पर क्या प्रभाव है? तो देखिए जो पादप होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं, और कहा गया है कि प्रकाश का पादपों पर क्या प्रभाव है। तो अगर प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ही जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो उनका भोजन नहीं बन पाएगा। यानी प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, इस तरह से वे मर जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसको देखो मैंने कई बार समझाया, इसमें परिभाषा के रूप में आप कैसे लिखेंगे, किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना उसकी अनुमति व जानकारी के करना। मतलब किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग कर लो और उसको बताओ भी ना, उसकी अनुमति भी ना लो, तो उसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। जैसे ये 2 देश हैं, इस देश ने इस देश के जैविक संसाधनों का यूज कर लिया, इसको बताया भी नहीं, सूचना भी नहीं दी, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। और पूछा गया है उदाहरण बताइए। तो देखिए उदाहरण में आप बता सकते हैं, जो बासमती चावल है ये भारत का चावल था, जिसको अमेरिकन कंपनी ने चुपके से इसका पेटेंट करवा लिया और फिर बाद में भारत ने इसका विरोध किया तो फिर ये रद्द हुई थी। फिर अगला है राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए।
देखिए ये प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़कर राइबोसोम के सब यूनिट बनाते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए है ये प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़ करके राइबोसोम के सब यूनिट बनाते हैं। राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़ करके राइबोसोमल सब यूनिट का निर्माण करते हैं और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो राइबोसोम में पाए जाते हैं। फिर अगला है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की थी? देखिए अपूर्ण प्रभाविता की खोज तो कार्ल कोरेंस ने की थी। ये तो आप बताएंगे बाद में, लेकिन पहले आपको बताना है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी परिभाषा बताना है। तो देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब संतान दोनों जनकों मतलब पेरेंट्स से, जो दोनों जनकों से ना मिले बल्कि वो अपना अलग रूप या रंग प्रदर्शित करे तो उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। यानी जब संतान ना तो नर से मिले ना तो मादा से मिले या दोनों ही युग्म विकल्पी से ना मिले और वो अपना अलग प्रभाव दिखाए तो उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए कार्ल कोरेंस ने लाल फूल लिया था और सफेद फूल लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था तो गुलाबी फूल हुआ था, गुलाबी। तो ना तो यहाँ पर लाल प्रकट हुआ ना तो यहाँ पर सफेद प्रकट हुआ, इसलिए गुलाबी प्रकट हुआ तो ये अपूर्ण प्रभाविता हुई। तो इसकी खोज किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने की थी। और किस पौधे पर? तो गुलाबांस के पौधे के पुष्प पे की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर चौथे का तीसरा प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से एंजाइम थे? पहली बात तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था। ये जो प्रतिबंधन एंजाइम था, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है। जो प्रतिबंधन एंजाइम है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है, स्पेसिफिक स्थानों से कट करता है। कहां से? जी और ए से कट करता है, जी और ए के बीच से तोड़ता है या कट करता है। देखिए ये तो हुआ एक एंजाइम। अब इसमें कहा गया था विभिन्न एंजाइमों को, तो पहला एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए संश्लेषण करवाता है, यानी डीएनए का संश्लेषण, डीएनए को बनाता है या डीएनए का संश्लेषण करवाता है। और फिर तीसरा एंजाइम हो जाएगा डीएनए लाइगेज। यह एंजाइम क्या करता है? तो यह एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है, डीएनए लाइगेज जो होता है। तो इस तरह से डीएनए खंडों को जोड़ता है। फिर जो फास्फेटेज एंजाइम है ये डीएनए के 5 प्राइम सिरे से फास्फेट समूह को हटाता है। जो फास्फेटेज है डीएनए के 5 प्राइम सिरे से फास्फेट समूह को हटाता है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है, गलाता है, खत्म करता है। तो ये हो जाएगा। तो प्रतिबंधन एंजाइम इसका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और फास्फेटेज लाइसोजाइम, इतने सारे एंजाइम मैंने बताए और इनके बारे में बताया भी आपको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इनमें से कौन से शारीरिक अनुकूलन में पाए जाते हैं? तो देखिए जो रेगिस्तान में पादप उगते हैं उन्हें मरुद्भिद पौधे कहा जाता है, मरुद्भिद पौधे कहते हैं, या फिर आप मरुस्थलीय पौधे भी कह सकते हैं, मरुस्थलीय पादप
भी कह सकते हैं। तो रेगिस्तान में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद पौधे या मरुस्थलीय पादप कहा जाता है। और फिर कहा गया इनमें कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं? तो शारीरिक अनुकूलन के अंतर्गत अगर जड़ों को देखा जाए तो जड़ें सुविकसित होती हैं, सुविकसित होती हैं। जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं? सुविकसित होती हैं, अत्यधिक शाखित होती हैं। अत्यधिक शाखित मतलब वो पानी की खोज में बहुत शाखाएं उसमें बन जाती हैं, अत्यधिक शाखित होती हैं। और मूल रोम अधिक होते हैं, मूल रोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं ताकि पानी कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत पा जाएं। और अगर तने की बात की जाएगी इनकी, तो जो तने होते हैं वो मांसल हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, सरस हो जाते हैं, मांसल व सरस तने होते हैं। और जो बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े पेड़ जो होते हैं उनके तने कैसे? काष्ठीय हो जाते हैं, लकड़ी वाले हो जाते हैं, कठोर लकड़ी वाले बन जाते हैं। तने पर क्यूटिकल आ जाती है, क्यूटिकल, ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो तो तने पर क्यूटिकल भी पाई जाती है। अगर पत्तियों की बात की जाए इनके, जो मरुस्थल में पौधे होते हैं, तो पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए या वाष्पोत्सर्जन को ना हो इसके लिए कांटों में बदल जाती हैं। और उसमें स्टोमेटा जो होते हैं पत्तियों में, स्टोमेटा कम पाए जाते हैं, स्टोमेटा कम होते हैं। और जो होते हैं वो गड्ढों में धसे होते हैं। तो इतना सारा आप लिख देंगे, 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न रोगों के रोग कारक का नाम लिखिए। देखिए रोग कारक का नाम बताया गया है, वाहक नहीं कहा गया है। वाहक का मतलब होता है जो लाता ले जाता है, लेकिन रोग कारक जिसकी वजह से होता है। तो देखिए जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ संघ का जो प्लाज्मोडियम है इसके द्वारा हो जाता है। और इसमें से जो सुजाक है ये नर्सेरिया, नर्सेरिया गोनोरियाई, रियाई नामक जीवाणु से हो जाता है। और जो अफ्रीकी निद्रा रोग है ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से हो जाता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से। और जो फील पांव है ये वाउचेरेरिया ब्रैंकैफ्टाई, ब्रैंकैफ्टाई से हो जाता है फील पांव रोग, जिसे हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। और जो दाद है ये ट्राइकोफाइटान से हो जाता है, ट्राइकोफाइटान या फिर माइक्रोस्पोरम भी आप कह सकते हैं, इनसे हो जाता है दाद। और जो पोलियो है ये पोलियो वायरस से हो जाता है या पोलियोमाइलिटिस से हो जाता है, पोलियो वायरस से हो जाता है। फिर अगला है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि रोधक का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं? तो देखिए इसमें कौन सा फल चुनेंगे? संतरा, नींबू, अमरूद, पपीता, ये सब क्या होते हैं? अनिषेक जनन क्या है? जब अनिषेचित अंडे से फल का विकास हो जाता है या अनिषेचित अंडे से जीव बन जाता है तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। और इसमें संतरा, नींबू इसके उदाहरण हो जाएंगे। आप केला चुन सकते हैं, और ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें बीज नहीं बनते हैं। फिर अगला है, सह प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान रूप से साथ साथ प्रकट होते हैं तो उसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। कोई जीन है उसके दोनों युग्मविकल्पी समान रूप से साथ साथ प्रकट हो रहे हैं तो उसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है, या उनकी आनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। अब जैसे मवेशियों में त्वचा का रंग था, आइए इसको समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें जैसे मवेशियों में त्वचा का रंग था तो यहाँ पर एक लाल सांड था और सफेद गाय थी। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो चितकबरी संतान पैदा हुई, चितकबरी संतान इनकी पैदा हुई थी। यानी इस संतान के लाल बाल भी बीच बीच में थे और बीच बीच में सफेद बाल भी थे, तो इसे ही क्या कहा जाता है? सह प्रभाविता कहा जाता है, सह प्रभाविता। तो इस पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के अच्छी तरह से समझ सकते हैं, डिटेल से जान सकते हैं। फिर अगला है, जीएम फसलें क्या होती हैं? तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को
जीएम फसलें कहा जाता है, या जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें या क्रॉप्स। इनके लाभ क्या है कहा गया है, तो इनके देखिए बहुत सारे लाभ हैं। एक तो सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। जो जीएम क्रॉप्स होती हैं ये सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। और जो ऊसर भूमि होती है ऊसर के प्रति प्रतिरोधी होती है, यानी ऊसर भूमि में भी पैदावार दे देती हैं। और पीड़कनाशी होती हैं, पीड़कनाशी होती हैं, कोई भी पीड़क नहीं लगता है। और घास फूस नाशी होती हैं, घास फूस नाशी होती हैं। तो बहुत सारे इनके लाभ हैं, इस तरह से आप लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, विभ्रमक व ओपिएट औषधियां क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए विभ्रमक का मतलब भ्रम पैदा करें, ऐसी औषधियां जो विचार और भावनाओं को बदल दें, विचार व भावनाओं को बदल दें, उन्हें ही विभ्रमक औषधियां कहा जाता है, विभ्रमक। और इसके उदाहरण में आप बता सकते हैं मेस्कालाइन, मेस्कालाइन इसका उदाहरण आप बता सकते हैं, भांग है ये आप उदाहरण बता सकते हैं। तो ऐसी औषधियां जो विचार और भावनाओं को बदल दें, भ्रम पैदा करें, उन्हें ही विभ्रमक औषधियां कहा जाता है, जैसे मेस्कालाइन है, भांग है। अब ओपिएट्स, अब ओपिएट्स क्या होती है, तो दर्द, चिंता, तनाव, ये जो ओपिएट्स होती हैं, दर्द है, चिंता है, तनाव है, इनको कम करती हैं। ओपिएट्स क्या काम करती हैं, दर्द, चिंता, तनाव को कम करती हैं। निद्रा लाती हैं, निद्रा लाती हैं, सुस्ती लाती हैं, ये इनका काम होता है। जैसे अफीम है, जैसे उदाहरण के स्वरूप में अफीम आप बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बंध्यता क्या है, स्त्रियों में बंध्यता के कोई 4 कारण बताइए। देखिए बंध्यता क्या होती है, बांझपन होता है, बांझपन होता है बंध्यता। आपको बता दें अनेक दंपति ऐसे होते हैं, दंपति ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की संतान पैदा नहीं कर सकते, अपनी खुद की संतान पैदा करने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, तो इसे ही बांझपन या बंध्यता कहा जाता, तो इसी क्रिया को बांझपन या बंध्यता कहा जाता है। अब आगे कहा गया है कि स्त्रियों में बंध्यता के कोई 4 कारण बताइए। तो देखिए पहला कारण है अनियमित, अनियमित अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग यानी क्रम से जो 28 दिन पर अंडा निकलता है वो अनियमित है, 28 दिन पर नहीं निकल रहा है। तो पहला हुआ अनियमित अंडोत्सर्ग। फिर दूसरा हो जाएगा जनन पथ अवरोधन, अवरोध यानी जनन पथ में अवरोध हो अगर है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, फाइलोपियन जो नलिका होती है, जो ओविडक्ट होती है, फाइलोपियन नलिका में कोई त्रुटि है तब ऐसा हो सकता है। चौथा बता सकते हैं सर्विक्स में, सर्विक्स भाग में कोई दोष है तब ऐसा होता है। अनियमित अंडोत्सर्ग है, जनन पथ में कोई अवरोध है, फाइलोपियन नलिका में कोई त्रुटि है, सर्विक्स भाग में कोई दोष है तब ऐसा होता है, यानी स्त्रियां बंधे हो जाती हैं। फिर अगला है मृदा परिच्छेदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जो मृदा परिच्छेदिका है इसमें मृदा के जो कई स्तर बन जाते हैं, जो कई संस्तर बन जाते हैं, इन्हीं संस्तरों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुप्रभावी जीन्स घातक जीन्स क्यों कहलाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुप्रभावी जीन्स क्या होते हैं। देखिए कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं, उन्हें बहुप्रभावी जीन्स कहा जाता है, बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं, उन्हें ही बहुप्रभावी जीन्स कहा जाता है। फिर कहा गया है बहुप्रभावी जीन्स घातक जीन्स क्यों होते हैं या घातक जीन्स क्यों कहलाते हैं। तो आपको बता दें ये जीन्स जिस भी जीव में पाए जाते हैं, जिस जीव में होते हैं या पाए जाते हैं, उसके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में, किसी अवस्था में उसके लिए घातक होते हैं, इसीलिए इनको घातक जीन्स कहा जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है मारुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, अथवा अगर ये नहीं करते हैं तो जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख कीजिए, लिखिए। तो इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में लिखना है, बहुत ही सरल है और मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये भी, तो इसको दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, इसमें अथवा है, अगर ये नहीं करते तो ये कर सकते हैं। फिर अगला है द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन एवं भ्रूणोद्भव की संपूर्ण क्रिया का विस्तार पूर्वक करें। तो पहले तो आपको निषेचन बताना है, द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन की क्रिया का वर्णन, और फिर भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण कैसे बनता है, कैसे कि उसके पूरी प्रक्रियाएं होती है, उसको भी विस्तार से चित्र सहित आपको समझाना है। अथवा अगर ये नहीं करते हैं तो आप करेंगे पुष्पी पादपों में पर परागण की विभिन्न युक्तियां, जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें क्रॉस पॉलिनेशन को समझाना है, उनकी युक्तियों को समझाना है, कौन कौन से उसमें अनुकूलन हो जाते हैं, और माध्यमों का भी विस्तार से वर्णन करना है, यानी पर परागण के कौन कौन से माध्यम होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं या फैक्टर होते हैं, उनको भी बताना है। तो आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।